So, this is lecture number 1 of electrochemistry, and in this part, we are going to talk about conductance, different types of conductivity, और उसका कैसे यूज करेंगे फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, और उस फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस में, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि कंडक्टेंस क्या होता है। सबसे पहली बात, कंडक्टेंस को आप डिनोट करते हैं C या G से, याद रखिएगा। कंडक्टेंस को आप डिनोट करते हैं C या G से। देखिए, जो कंडक्टेंस होता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का उल्टा, उसे कंडक्टेंस बुलाते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है कंडक्टेंस का, इज इक्वल टू 1/r। ठीक है। सो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, याद रखिएगा। अच्छा, अब कंडक्टेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, आप ऐसा समझिए। मान लीजिए ये आपके पास मेटेलिक वायर है। इस मेटेलिक वायर में आपको पता है अगर करंट दौड़ रहा होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, तभी इसमें करंट दौड़ता है। तो ये जो चार्ज का फ्लो है उसी के रेट को हम बेसिकली कंडक्टेंस बुलाते हैं। सो कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? कंडक्टेंस मेजर्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या आप यू बोल दीजिए कंडक्टेंस मेजर्स इलेक्ट्रिसिटी या करंट इन मेटेलिक वायर और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसको बुलाते हैं कंडक्टेंस। तो सिंस कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो अगर हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस होता है 1/r, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो कंडक्टेंस का यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स, या जिसको सीमेंस भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, कंडक्टेंस को C या G से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है 1/r, यूनिट होता है ओम इनवर्स या सीमेंस। अब सिंस हमने कंडक्टेंस के बारे में बात किया, तो अब देखिए कंडक्टेंस दो तरीके का हो सकता है, एक तो मेटालिक कंडक्टेंस, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अब क्या दोनों में डिफरेंस है वो सुनिए। मेटालिक कंडक्टेंस, पहले तो कंडक्टेंस का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, इट इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो अगर हम किसी वायर में करंट को मेजर करते हैं, चार्ज के फ्लो को मेजर करते हैं, तो उसको बुलाते हैं मेटालिक कंडक्टेंस, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को देखने की कोशिश करते हैं, तब हम मेटालिक कंडक्टेंस की बात करते हैं। लेकिन मान लेते हैं आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर में एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, और हमने कंटेनर में दो बेसिकली रॉड लगा रखा है, एक को एनोड एक को कैथोड बुलाते हैं। तो आपको पता है एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। तो एनोड क्या करेगा, नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा और कैथोड पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो आयन का मूवमेंट है, इसी आयंस के मूवमेंट को, इसी आयंस के फ्लो के रेट को समझने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में आयंस के फ्लो की बात करते हैं। आया समझ में? अच्छा देखिए, मेटेलिक कंडक्टेंस में जब हम मेटेलिक कंडक्टेंस की बात करते हैं तो वहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता है, और अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो यहां पे जो मेटेलिक कंडक्टर का नेचर है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो नेचर ऑफ मेटेलिक कंडक्टर नो चेंज। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में सिंस केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आयंस फ्लो कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, राइट, तो इसीलिए जो इस इलेक्ट्रोलाइट का नेचर है वो चेंज होगा। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यस चेंज होगा। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, जब आप मेटेलिक कंडक्टेंस की बात करते हैं और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, तो सुनिए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, हम इसमें भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसमें भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। जब आप इसमें टेम्परेचर बढ़ाइएगा, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, यहाँ आयंस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डाटा बताता हूं कि जो आयंस का मास होता है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में ज़्यादा होता है। तो मास ऑफ आयंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे क्या फायदा,
इससे क्या होगा कि मेटेलिक कंडक्टेंस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी हाई होने के कारण इलेक्ट्रॉन में वाइब्रेशन बढ़ेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन में वाइब्रेशन बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा, जिसके कारण से मेटेलिक कंडक्टेंस में टेम्परेचर बढ़ाने से मेटेलिक कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाता है। याद रखिएगा, रीजन क्या है? ड्यू टू कोलिजन। लेकिन आयंस का मास ज्यादा है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगा, बट यहां पे वाइब्रेशन नहीं बढ़ेगा, तो यहां कोलिजन नहीं होगा, और अगर कोलिजन नहीं हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। सो ये जो हमने कंडक्टेंस पढ़ा, कंडक्टेंस को C या G से डिनोट करते हैं, जो 1/r के बराबर होता है, ठीक है। ये कंडक्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इफेक्टिंग फैक्टर, सबसे पहला हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ आयंस। अगर कहीं नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है तो वहां कंडक्टेंस ज्यादा होगा, तो कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयंस। डन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपके पास 1 मोल NaCl सॉल्यूशन है और 2 मोल NaCl सॉल्यूशन है, तो 2 सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन में NaCl का आयन ज्यादा होगा क्योंकि 2 मोल है। इसीलिए अगर यहाँ पे आपको ऑर्डर पूछे कि किसका कंडक्टेंस ज्यादा है, तो आप बोलिएगा कंडक्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन A, ठीक है। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास है 1 मोल NaCl और 1 मोल Na2S, तो बोला है कि A और B में किसका कंडक्टेंस ज्यादा है। तो देखिए मोल सेम है, तो जब Na प्लस NaCl टूटेगा तो किस में टूटेगा? Na प्लस Cl माइनस, और Na2S टूटेगा तो 2Na प्लस प्लस S2 नेगेटिव। तो ये टूट रहा है तो 2 आयंस मिल रहे हैं, ये टूट रहा है तो 3 आयंस मिल रहे हैं, और कंडक्टेंस नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए B का कंडक्टेंस A के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ आयंस जो है वो सेम हो जाए, तब हम चेक करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में कैसे चेक करेंगे? अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, तो कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल बी ग्रेटर देन वीक इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा, अगर नंबर ऑफ आयन सेम है तब आप कंडक्टेंस चेक करिएगा साइज ऑफ गैसियस आयन या साइज ऑफ नेकेड आयन। इसका क्या मतलब है? आपको पता है पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, अगर साइज बढ़ेगा तो उसका कंडक्टेंस बढ़ता है, और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहां साइज घटता है, तो साइज घटेगा तो कंडक्टेंस घटेगा। इस पर भी क्वेश्चन भी करेंगे। और इन दोनों में ये फैक्टर आप डोमिनेशन मान के चलिएगा कि कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अगर किसी आयंस पे चार्ज ज्यादा है तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा? कम। जैसे एग्जांपल सुनिए, आप ले रहे हैं 1 मोल HCl और 1 मोल CH3COH, तो आपको पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और CH3COH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा होता है वीक से, तो इसलिए HCl का कंडक्टेंस CH3COH के कंडक्टेंस से ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास है Na प्लस K प्लस Rv प्लस CS प्लस, आपसे पूछा है अरेंज इन कंडक्टेंस। तो मैंने अभी आपको बोला था कि साइज ऑफ गैसियस आयन जिसका ज्यादा उसका कंडक्टेंस ज्यादा। तब आप देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऊपर से नीचे जाते हैं, साइज बढ़ता है, इसलिए CS प्लस का कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो ऑर्डर कुछ ऐसा बनेगा, जितना ज्यादा गैसियस आयन का साइज उतना ज्यादा कंडक्टेंस, सीधा सिंपल बात। सिमिलरली इसमें भी हम यूज करेंगे I माइनस का कंडक्टेंस सबसे ज्यादा, तो कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ गैसियस आयन। फिर इस पॉइंट पे क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस Jr4 प्लस अरेंज इन कंडक्टेंस, तो जितना ज्यादा चार्ज उतना कम कंडक्टेंस, और जितना कम चार्ज उतना ज्यादा कंडक्टेंस, तो ऑर्डर कुछ ऐसा होगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, अगर आपको कहीं H प्लस या OH माइनस दिख जाए
तो याद रखिएगा H+ और OH- का बाकी दूसरे आयन के कंपैरिजन में इसका कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होता है। तो कंडक्टेंस ऑफ H+ एंड OH- इज वेरी वेरी हाई ड्यू टू ग्रोथस इफेक्ट। अभी इस बारे में बात करते हैं। तो H+ का कंडक्टेंस दूसरे आयन के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा, सिमिलरली OH- का दूसरे आयन के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लेते हैं दूसरा आयन है K+, इसको जाना है एक बेसिकली इलेक्ट्रोड पे, तो ये आयन स्ट्रेट जाएगा और ये चल के जाएगा। लेकिन H+ और OH- कैसे जाएगा इलेक्ट्रोड पे, वो सुनिए। मान लीजिए ये है H+ और मीडियम आप ले रहे हैं वाटर, ठीक है, मीडियम ले रहे हैं वाटर, ये वाटर मीडियम ले रहे हैं आप। तो H+ कैसे जाएगा, ध्यान से देखिए। ये H+ क्या करेगा, इससे जुड़ेगा और यहां से H+ को बाहर निकाल देगा। सिमिलरली ये H+ इससे जुड़ेगा, ये H+ यहां से बाहर निकल जाएगा। ये H+ इससे जुड़ेगा, ये H+ यहां से बाहर निकल गया। ये H+ इससे जुड़ा, ये H+ यहां से बाहर निकल गया। तो H+ खुद नहीं जाता है, वो वाटर के हेल्प से जाता है। इसी को बोलते हैं ग्रोथस इफेक्ट। और इसी कारण से H+ और OH- का कंडक्टेंस दूसरे आयन के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होता है। तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा H+ और Na+ में किसका कंडक्टेंस ज्यादा, H+ का। सिमिलरली OH- Cl- में OH- का ज्यादा। दूसरा क्वेश्चन आपको बोला कि 1 मोल HCl है और 1 मोल NaCl है, तो कंडक्टेंस बताइए किसका ज्यादा। तो आपको पता है HCl में से H+ जाएगा और H+ का कंडक्टेंस दूसरे आयन के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा, इसलिए कंडक्टेंस A का ज्यादा 20 है। ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास दो वीक इलेक्ट्रोलाइट को कंपेयर करने के लिए बोले उसका कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ एंड कंडक्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। जैसे क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपके पास, आपको बोला 1 मोल आपके पास है फॉर्मिक एसिड और 1 मोल आपके पास है CH3COH एसिडिक एसिड, बताइए कंडक्टेंस किसका ज्यादा। तो आपको पता है ऑर्गेनिक से कि एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर्मिक एसिड का ज्यादा होता है CH3COH से, तो जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसका कंडक्टेंस ज्यादा, तो इसलिए कंडक्टेंस फॉर्मिक एसिड का ज्यादा होगा एसिटिक एसिड से। डन। नेक्स्ट देखिए, जो कंडक्टेंस डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा कंडक्टेंस, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से आयंस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो उतना ज्यादा कंडक्टेंस उसका बढ़ेगा। फिर डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे। विस्कोसिटी मतलब कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है, और जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगा उतना ज्यादा कम कंडक्टेंस होगा। तो कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया कि 1 मोल ईच प्रेजेंट इन कंटेनर अरेंज कंडक्टेंस, मतलब NaCl KCl HCl का सबका 1 मोल प्रेजेंट है कंडक्टर में, तो किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो सबसे पहले तो आपको देखिए H+ दिख रहा होगा, जैसे ही H+ दिखा बाकी आयन के प्रेजेंस में इसका कंडक्टेंस ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस C का। फिर A और B में चेक करिए, अब साइज का चेक करिएगा क्योंकि CL सेम है। तो आप देखिए K का साइज ज्यादा होता है Na+ का, तो जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा कंडक्टेंस, तो फिर B फिर A, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखेंगे। जो सबसे पहला टर्म है दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखिए, अगर सिर्फ कंडक्टेंस बोला तो आप उसको आप C या G से बोलिएगा, जो इसका वैल्यू होता है 1/R। लेकिन कंडक्टेंस के सामने स्पेसिफिक लगा दिया तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम काप्पा से डिनोट करते हैं। ये टेढ़ा के जो है इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको कप्पा से डिनोट करते हैं। या तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल दे या सिर्फ कंडक्टिविटी बोल दे। याद रखिएगा कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में डिफरेंस है। कंडक्टेंस होता है 1/R और कंडक्टिविटी होता है कप्पा। ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिए, जैसे कंडक्टेंस इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता था, सिमिलरली स्पेसिफिक कंडक्टेंस या यूं बोल दीजिए कंडक्टिविटी, ये होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। डन। अच्छा, रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। याद करिए, जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते थे तो वहां आप पढ़ते थे कि रेजिस्टेंस जो होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता था लेंथ अपॉन एरिया।
अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बुलाते थे रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब आप क्या करिए, इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आइए, तो 1 अपॉन रो इक्वल टू 1 अपॉन आर इक्वल टू एल अपॉन ए। अच्छा 1 अपॉन आर अभी अभी आप पर क्या है, इसको कंडक्टेंस बुलाते हैं जिसको सी या जी से डिनोट करते हैं, और 1 अपॉन रो यानी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इसको आप कप्पा बुलाते हैं, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो क्या हम यहाँ 1 अपॉन रो को कप्पा लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर को सी लिख सकते हैं, और एल अपॉन ए यानी कि लेंथ अपॉन एरिया इसको बुलाते हैं सेल कांस्टेंट। तो हम कप्पा को लिख सकते हैं कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, कप्पा क्या है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस क्या है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, और सेल कांस्टेंट क्या है एल अपॉन ए। तो कप्पा इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, एंड सेल कांस्टेंट इज लेंथ अपॉन एरिया। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। जैसे इस पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कप्पा की बात कर रहा है। सिर्फ कंडक्टेंस होता तो सी या जी सो लिखते, लेकिन स्पेसिफिक लगा दिया तो ये कप्पा की बात कर रहा है। तो द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए 0.1 नॉर्मल केसीएल सॉल्यूशन, यानी आपको नॉर्मलिटी दिया है 0.1 नॉर्मल एट 23 डिग्री सेल्सियस इज इतना, यानी कप्पा आपको गिवन है 0.012 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, आपसे पूछा है द रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन एट सेम टेम्परेचर वाज फाउंड टू बी 55 ओम। तो रेजिस्टेंस आपको दिया 55 ओम, तो पूछा है सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट मतलब एल अपॉन ए। तो अभी आप पर क्या है, कप्पा होता है, कप्पा यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस या जिसको कंडक्टिविटी भी बुलाते हैं, वो होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो यही वैल्यू आपसे पूछा है। कंडक्टेंस को क्या लिख सकते हैं, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दिया है तो यहां डालिएगा 1/55, तो ये निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर आएगा। अच्छा अभी हमने कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में बात किया था। ये क्या बताता है ये सुनिए। बेसिकली ये बताता है कि मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर में आप क्या कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक वॉल्यूम ले रहे हैं। तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले वॉल्यूम में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको मेजर करने के लिए हम कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस यूज करते हैं। तो कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं, मेजर ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। और यूनिट ऑफ कापा की बात करते हैं तो कापा का फॉर्मूला होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस का यूनिट हम लिख के आए थे सीमेंस, लेंथ का यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कापा का यूनिट हो गया सीमेंस इनटू सेंटीमीटर इनवर्स। डन। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है दैट इज मोलर कंडक्टेंस, जिसको हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। देखिए मोलर कंडक्टेंस में कुछ नहीं है। देखिए कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस में आप 1 सेंटीमीटर क्यूब में मेजर कर रहे थे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, लेकिन अब क्या करिए, इस कंटेनर में जो सॉल्यूशन है उसका मोलैरिटी फिक्स कर दीजिए 1 मोलर। अब इसमें अगर आप मेजर करिएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो उसी को बुलाते हैं मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, मेजर ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, उसको बुलाते हैं मोलर कंडक्टेंस, जिसको लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। तो ये देखिए आपके पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसका हमने कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर दिया 1 मोलर, यानी मोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1। इसमें जो मेजर करेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज उसको बुलाएंगे मोलर कंडक्टेंस, जिसको लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू होता है कप्पा इंटू 10³ अपॉन मोलैरिटी। और कप्पा क्या होता है, अभी अभी आप पर क्या है, कप्पा होता है था कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस होता था 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टेंस, के क्या है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसका वैल्यू होता है ये, और एम क्या है, मोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब ध्यान से सुनिए, अगर जो आपके पास गिवन इलेक्ट्रोलाइट, इसका जो मोलैरिटी मोल पर लीटर में गिवन है क्वेश्चन में, तो
मोलैरिटी के जगह पे आप सोल्यूबिलिटी भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको क्वेश्चन में पूछ देगा, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कप्पा दे देगा, लैम्डा एम दे देगा और आपसे पूछेगा कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका सोल्यूबिलिटी बताइए मोल पर लीटर में। ठीक है, तो मोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के जगह पे हम सोल्यूबिलिटी लिख सकते हैं, कब? जब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मोलैरिटी मोल पर लीटर में गिवन है। तो इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे? लैम्डा एम होता था कप्पा इंटू 10³ अपॉन मोलैरिटी, मोलैरिटी के जगह पे हम सोल्यूबिलिटी लिख सकते हैं। तो मोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर गिवन है मोल पर लीटर में, इसको सोल्यूबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस होगा कप्पा इंटू 10³ सोल्यूबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर ये पूछ ले डायरेक्ट तो आप यहां से निकाल सकते हैं। एम क्या है? सोल्यूबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मोल पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टर्म है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अभी हम पढ़ के आए थे मोलर कंडक्टेंस, जिसको लैम्डा एम से डिनोट करते थे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम लैम्डा ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा ई से। यहां कुछ नहीं होता है। मोलर कंडक्टेंस में आपने एक मोलर सॉल्यूशन में, एक मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपने रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को मेजर किया था। अब क्या करिए, आप सॉल्यूशन का एक नॉर्मल ले लीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का एक नॉर्मल ले लीजिए। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना ले लिए? 1 नॉर्मल। इसमें जो मेजर ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है इन 1 नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसी को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बुलाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 10³ अपॉन नॉर्मेलिटी। लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता था? कप्पा इंटू 10³ अपॉन मोलैरिटी। तो लैम्डा ई क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। के क्या है? कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। एन क्या है? नॉर्मेलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अच्छा, अभी जो आपने मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ा था, उसका हम यूनिट देख रहे हैं। देखिए, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? कप्पा इंटू 10³ अपॉन मोलैरिटी। कप्पा का यूनिट पढ़ के आए थे, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। और मोलैरिटी होता है मोल पर मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोलैरिटी का यूनिट हो जाएगा मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। इसको ऊपर लेके जाइएगा तो लैम्डा एम का यूनिट हो जाएगा सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 10³ अपॉन नॉर्मेलिटी। कप्पा को लिखते हैं सीमेंस इंटू सेंटीमीटर, और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नॉर्मेलिटी का यूनिट हो गया ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का जो यूनिट आ जाएगा दैट इज सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। अब हम बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, लैम्डा पढ़े थे आप कप्पा इंटू 10³ अपॉन मोलैरिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़े थे कप्पा इंटू 10³ अपॉन नॉर्मेलिटी। दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कर दीजिएगा तो कप्पा कप्पा खत्म, 10³ खत्म, तो यह आ जाएगा नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी। अच्छा, आपको पता है नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, तो इसके जगह पे ये रखिए। तो मोलैरिटी खत्म, तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई आ जाएगा एन फैक्टर के बराबर। तो लैम्डा एम आ गया एन फैक्टर इंटू लैम्डा ई। लैम्डा एम क्या है? हाँ, मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा ई क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एन फैक्टर, अच्छा, अलग अलग सॉल्ट के लिए एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? सॉल्ट को आप ब्रेक करिएगा कैटाइन और एनाइन में। तो एन फैक्टर ऑफ कैटाइन क्या लिखिएगा? चार्ज ऑफ कैटाइन। एन फैक्टर ऑफ एनाइन क्या लिखिएगा? चार्ज ऑफ एनाइन। जैसे ये सब एग्जाम्पल है, इसको पॉज करिए, चेक करिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। यानी कि अगर आपके पास एक कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसको जब आप डाइल्यूट करते हैं तो अलग अलग टर्म्स जो अभी हमने पढ़ा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखते हैं। देखिए, डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को ऐड करना डाइल्यूशन कहलाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को जब हम बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करता है डाइल्यूशन पे। तो देखिए, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। जब आप वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। और आप आयोनिक इक्विलिब्रियम से पढ़ के आ रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है √K/C।
अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो अल्फा इंक्रीज करेगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जब आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसका अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो बढ़ जाता है। यानी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयंस है वो अब ज़्यादा टूटेंगे, तो यानी नंबर ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो बढ़ जाएगा। और अगर नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ गए, डाइल्यूशन आपने और किया है, तो आयंस के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन आयंस ऑल्सो इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर में 4 आयंस थे और बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन इतना था। जैसे ही आपने इसको डाइल्यूट किया, मतलब सॉल्वेंट ऐड किया, तो अब क्या होगा, अब जो आयंस थे अब वो दूर हो जाएंगे। तो क्या होगा, एक तो बेसिकली देखिए आयंस का नंबर बढ़ जाएगा। तो आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी में देखिए कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी डिक्रीज होगा तो लैम्डा एम बढ़ जाएगा। डाइल्यूशन से मोलैरिटी डिक्रीज होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, तो लैम्डा एम बढ़ जाएगा। नॉर्मेलिटी भी डिक्रीज होगा, लैम्डा ई भी बढ़ जाएगा, और आयंस के बढ़ने के कारण कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो लैम्डा एम, लैम्डा ई, कंडक्टेंस, ये तीनों ही इंक्रीज करता है ऑन डाइल्यूशन, या आप यू बोल दीजिए कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने पे ये तीनों इंक्रीज करता है। लेकिन आपने कंडक्टिविटी पढ़ा था काप्पा, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो क्या होता था, पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब आप डाइल्यूट करिएगा तो पर सेंटीमीटर क्यूब में आयंस कम हो जाएंगे। तो इसीलिए कंडक्टिविटी, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन और डिक्रीजेस इन कॉन्सेंट्रेशन। रीजन क्या है, बिकॉज पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस। अच्छा, अब कितना बढ़ेगा कंडक्टिविटी या लैम्डा एम या लैम्डा ई, इसको हम बताते हैं। मान लेते हैं 2 तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास इस कंटेनर में इतना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एक गिवन वॉल्यूम है इसका, तो हम इसको बोलते हैं लैम्डा एम वी, यानी कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट फाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन, एक लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन पे। जब आप इसको डाइल्यूट करिएगा, डाइल्यूट कितना कर दिए, मान लीजिए इसमें 10,000 लीटर पानी मिला दिए, तो 10,000 लीटर मतलब इन्फानाइट डाइल्यूशन कर दिए। तो यहाँ जो मोलर कंडक्टेंस होगा उसको लैम्डा एम इन्फानाइट बुलाते हैं। लैम्डा एम इन्फानाइट को पढ़ने का तरीका, मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फानाइट डाइल्यूशन, वेरी वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और हमेशा मोलर कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इन्फानाइट डाइल्यूशन का वो ज़्यादा होगा मोलर कंडक्टेंस एट फाइनाइट वॉल्यूम। और इसको 3 साइंटिस्ट ने इसको रिप्रेजेंट किया था एक इक्वेशन से, कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट फाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी रूट अंडर सी। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और इस इक्वेशन को बुलाते हैं डिवाई हकल ऑन सैगर इक्वेशन। अब आप क्या करिए, इसको अरेंज करके ऐसे लिख लीजिए और इसको प्लॉट करिए y पे और इसको प्लॉट करिए x पे। तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी ग्राफ बनेगा, यानी कि ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा लैम्डा एम बी वर्सेज रूट सी में। b क्या है, इसको कांस्टेंट बुलाते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच के इंटरैक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है, और ग्राफ ऐसा बनेगा। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, लैम्डा वी और रूट सी में ग्राफ है आपके पास ए और बी। आपसे पूछा है कि ए और बी में से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है। तो देखिए आपके पास है NaCl और KCl, ठीक है। तो देखिए एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो लैम्डा एम वी है वो बी का ज़्यादा होगा ए से, इसीलिए KCl का कंडक्टेंस NaCl से ज़्यादा होगा, तो कंडक्टेंस ऑफ KCl विल बी ग्रेटर देन NaCl। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस इज रिलेटेड टू मोलर कंडक्टिविटी बाय द एक्सप्रेशन। तो देखिए लैम्डा एम और लैम्डा ई में रिलेशन होता है, लैम्डा एम इक्वल टू n फैक्टर इंटू लैम्डा ई। Fe2SO4 को आप ऐसे तोड़िएगा, 2Fe3 प्लस 3SO4 2 माइनस, तो यहां से n फैक्टर
किसी एक आयन को पकड़ लीजिए, चाहे कैटायन को चाहे एनायन को, तो इसका आयन फैक्टर कितना हो गया 3 2 6, तो एन फैक्टर हो गया 6, तो लैम्डा और लैम्डा बी में ये रिलेशन आ गया।